नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ही की तारीख यानी 9 जून 2024 को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। आप कह सकते हैं कि आज उनके तीसरे टर्म का साल पूरा हो गया, साल भर हो गया उनको। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं, यानी जहां वो 9 जून 2024 को खड़े थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हुए हैं या उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। और अगर कमज़ोर हुए हैं तो एक सवाल बड़ा लाजमी है कि आज अगर चुनाव हो जाए लोकसभा का तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? 240 जो 24 में मिली थी या 240 से भी कम, 200 भी नहीं। अब दोस्तों, सवाल भले ही मुश्किल हो, लेकिन आज की वीडियो में इन सवालों का मैं जवाब दूंगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप 2 तारीखों पर, 2 डेट्स पर गौर करें। ये वो डेट्स हैं, ये वो तारीखें हैं जो मोदी जी पर साल भर में भारी पड़ गई। पहली तारीख नोट करें, 4 जून 2024। अब 4 जून 2024 ये वो दिन था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और मिस्टर मोदी पहली बार अल्पमत में आ गए। उनको 240 सीटें मिली और मजबूरी में उन्हें नीतीश कुमार और नायडू बाबू के पांव पकड़ने पड़े, क्योंकि उनकी बैसाखियों पर मोदी जी सरकार बना पाए या सरकार चला रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज साल भर बाद, आज पूरा साल गुजर चुका है, लेकिन ये जो 240 सीटें हैं इसमें एक भी सीट पिछले साल से अब तक मोदी जी नहीं बढ़ा पाए। मोदी जी आज भी अल्पमत में 240 पर ही टिके हैं। दूसरी तारीख नोट करें, 10 मई 2025, कुछ दिन पहले की बात है। इस दिन यानी इस तारीख को मोदी जी की जो छवि थी, 56 इंच सीना, स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग लीडर, उस छवि को सबसे बड़ा डेंट लगा, सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस दिन अचानक अमेरिका के कथित दबाव में भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा। आप इसे युद्ध विराम कह सकते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब हमारी सेना शिकस्त देने की स्थिति में थी दुश्मन को, तब अचानक ये युद्ध विराम होता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज की तारीख में पाकिस्तान पहले से ज़्यादा, यानी 10 मई के बाद पाकिस्तान और मजबूत हुआ है। मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि चीन ने उसे और भी ज़्यादा खतरनाक हथियार दे दिए हैं। चीन ने अपना आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A दे दिया है, P-17 मिसाइल दे दी। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है चीन, और ये एक तरह से मोदी की जो सशक्त छवि बनाई थी मोदी की गोदी मीडिया, उस पर यह एक बहुत बड़ा आघात है, चोट है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इन 2 तारीखों के बीच, यानी 4 जून 2024 और 10 मई 2025 के बीच कुछ और भी घटनाक्रम हुए जिसने मोदी जी की साख और छवि को धूमिल किया। उनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अर्श से फर्श पर लाए, लेकिन उनकी जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड लीडरशिप में, वो बहुत ज़्यादा नीचे आई, ग्राफ नीचे आया। नंबर 1, चीन को कहीं ना कहीं मोदी जी टैकल नहीं कर पाए। चीन एक तरफ इस तरह की बातें करता रहा कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा, भारत के साथ एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ाएगा, और दूसरी तरफ वही चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शायद इसकी उम्मीद मोदी जी और उनके विदेश मंत्री या उनकी कैबिनेट को नहीं रही होगी, या इंटेलिजेंस को नहीं रही होगी कि चीन ऐसा भी कर सकता है। तो चीन का जो छल था या उसका जो दंश था, वो कुछ नेहरू जैसा था, जो मोदी जी के कहीं ना कहीं छाती पर एक तीर की तरह लगा है। चाइना, द चाइना फैक्टर। नंबर 2 पॉइंट, मोदी की जो छवि बनाई थी गोदी मीडिया ने विश्व गुरु की, दुनिया के मंच पर एक वर्ल्ड लीडर खड़ा है, विश्व गुरु खड़ा है, वो छवि भी पूरी तरह से धूमिल हुई। क्योंकि पाकिस्तान से जब हमारा एक तरह का युद्ध हुआ तो रूस, हमारा सबसे पुराना मित्र, रूस से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, फ्रांस भी और भी कई मुल्क, हमारे पास पड़ोसी भी, चाहे उसमें नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव, सारे के सारे देश, उसमें से कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। और जो बाकी कसर थी वो मिस्टर ट्रंप, जी हाँ, ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कर दी। जब बात बात पर
ट्रंप ने, चाहे वो टैरिफ की बात रही हो, चाहे समझौते की बात रही हो, सीज फायर की, बात बात पर मोदी जी को अपमान के घूंट पिलाए। तो वो जो छवि थी विश्व गुरु वाली, वो ध्वस्त होती हुई दिखी हमें इस दौर में। पॉइंट नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और मोदी जी के बीच पहली बार जो मतभेद हैं वो सरफेस पर आ गए। पहली बार आरएसएस क्रिटिसाइज करने लगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बीजेपी या मोदी सरकार की पॉलिसीज़ को। और ये भागवत और मोदी के जो रिश्ते हैं, उनके जो मतभेद हैं, इतने गहराए कि एक लंबा वक्त हो चुका है मोदी जी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। नड्डा जी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं महीनों से, मुद्दतों से। आप कह सकते हैं कि घर के भीतर ही, भगवा परिवार के भीतर ही लड़ाई की नौबत है। और अगर घर के भीतर झगड़ा है तो छवि तो धूमिल होगी साहब। पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार यानी 2014 से अब तक अगर आप देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम अपोजिशन जो है कहीं ना कहीं वो हावी हो रही है मोदी पर। इतनी हावी हो रही है कि मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, सदन में नहीं जाते हैं, अगर विशेष सत्र की बात हो तो कतरा जाते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष की मदद ले रहे हैं। विपक्ष की मदद लेनी पड़ रही है फॉरेन पॉलिसी में। यानी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी या शरद पवार या डीएमके के सांसदों की ज़रूरत पड़ रही है पहली बार मोदी जी को 11 साल में। और विपक्ष का हाल ये है कि मुद्दा चाहे कोई हो, बख्शता नहीं मोदी जी को। आज साल भर पूरे हुए, विपक्ष के तीर देखिए किस तरह से चले। अमेरिका के पास चिट्ठी, लव लेटर लिखते हो। 11 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु हो जाती। एक बार भी जवाब नहीं दिया। डॉलर 63 रुपए पे था, 86 पे चला गया। जब कहते थे कि रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है, देश का सम्मान गिरता है। तो आज बता दें कि कहाँ है रुपया और कहाँ है डॉलर। हाथ में मीडिया है, जेब में पैसा है, जो मर्जी कहना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो मोदी है तो मुमकिन जैसा है, मोदी है तो मुश्किल भी है। एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। और दोस्तों सवाल अब 2 ही बचते हैं। पहला सवाल ये है कि मोदी की स्थिति इतनी कमज़ोर है, शक्तिमान इतने शक्तिहीन हो गए कि आज देश छोड़िए, पार्टी छोड़िए साहब, सरकार छोड़िए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी को संघर्ष करना पड़ रहा है। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर ऐसा है तो क्या मिस्टर मोदी 2029 का जो अपना कार्यकाल है पूरा भी कर पाएंगे, या बीच में ही रथ का घोड़ा बदला जा सकता है? ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ये दोनों सवाल बड़े मुश्किल हैं, आसान तो है नहीं। मैंने आज इस देश के जाने माने संपादक श्रवण गर्ग साहब को बुलाया। बड़ी डीप रिसर्च है। गुजरात में जब वो थे अखबार के संपादक, तब से मोदी जी को देख रहे हैं। यानी मोदी जी को वो मुख्यमंत्री के पहले से लेकर और प्रधानमंत्री तक फॉलो कर रहे हैं। इतना डेडिकेटेड रिपोर्टिंग और असेसमेंट शायद ही किसी संपादक का हो, और इसलिए हो क्योंकि निर्भीक हैं, बड़ा क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आज अगर चुनाव हो तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी। आप खुद सुनिएगा उनकी रिसर्च क्या कहती। मैंने आज अखिल स्वामी साहब को बुलाया, प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि ये तो चलिए जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई, या पाकिस्तान, चीन और भारत की बात हो गई, मोदी जी की छवि की बात हो गई। आर्थिक मोर्चे पर भी हालत बहुत ख़राब है। कुछ सवाल उस पर भी बनते हैं कि साल भर में क्या हम आगे बढ़ें, हमारी आमदनी आगे बढ़ी है, या हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो अखिल स्वामी साहब को भी सुनिए और एक तस्वीर देखने की कोशिश कीजिए कि साल भर बाद मोदी जी कहाँ खड़े हैं। 9 जून 2024 को कहाँ थे और 9 जून 2025 को कहाँ खड़े हैं, और आगे का सफ़र क्या वाकई मोदी जी के लिए एक आग का दरिया है। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है गर्ग साहब। मेरा सवाल ये है कि 9 जून 2024 को जब मोदी ने शपथ ली थी तो वो 240 अल्पमत में थे, कमजोर थे, और आज 9 जून 2025 है। सवाल मेरा यह है कि मोदी 9 जून 2024 को कमजोर थे, क्या अब वो मजबूत हैं 9 जून 2025 को, या 24 से भी कहीं ज्यादा कमजोर हो चुके हैं? दैट इज द क्वेश्चन सर। अगर वो आज चुनाव करवा लें तो उनको 200 से नीचे सीटें आएंगी। ओ माय गॉड,
ये क्या कह रहे हैं श्रवण साहब? आप कह रहे हैं कि सरकार भी नहीं बना पाएंगे 200 से नीचे? ये बैसाखियां भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये जो 240 भी हैं और ये जो बहुमत दिख रहा है, इसमें जो मुख्य हैं, जो जिनके जरिए बहुमत है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जेडीयू है और तेलुगु देशम का सपोर्ट है। आप उनको देख लीजिए कि ऑल इंडिया मैप पर मोदी जी की पार्टी कहाँ खड़ी है और कहाँ से जीत सकते हैं। मतलब आप इतने विद्वान हैं, आप किन राज्यों से मोदी जी को 240 सीट मिल सकती है, आप उसका खुद का गणित निकाल लीजिए कि जहां से मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें मिल गई थी, अगर आज चुनाव हो तो मिल जाएंगी क्या? छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें मिल गई थी, आज मिल जाएंगी क्या? गुजरात में 26 में से 25 मिल गई थी, आज मिल जाएगी क्या? उत्तराखंड में इतनी सीटें मिल गई, पूरी मिल गई, आज मिल जाएंगी क्या? कुल मिलाकर गणित यह है कि एक ओवरऑल डिक्लाइन है और ये मोदी जी को बहुत उम्मीद थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सरकार की मांग में सिंदूर भर देगा। तब हुआ क्या कि उसने मांग को और सूना कर दिया, तो जी ना मांग बची ना सिंदूर बचा। मतलब पूरी जो बाल है वो ऐसे उनको कंघी करना पड़ रहा है कि मांग ही नहीं दिखे। ये जो प्रॉब्लम हो गई है सरकार के सामने ऑपरेशन, जैसे उनको लगा कि ये पुलवामा इफेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर से। अब हुआ, पुलवामा भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, बालाकोट भी नहीं हुआ। मतलब बालाकोट भी नहीं हुआ और वो जो उड़ी के बाद जो उन्होंने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी नहीं हुआ जी। इतना बड़ा डिजास्टर हो गया है कि देश इस समय सख्ते में है। नड्डा जी ने एक शब्द नहीं कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कही, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, इनका मतलब देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम तक नहीं लिया उन्होंने बताया नहीं कि चीन के साथ हमारे कितने खराब रिश्ते हो गए कि हमारी अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स अगर नहीं मिले, जो कि चीन नहीं दे रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन किस जगह पहुंचेगी। तो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष, ऐसा लगता है कि उनको सोते हुए जगाया गया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना है उपलब्धियां, तो वो बेचारे हड़बड़ी में उनको जो ध्यान में आया वो बता दिया उन्होंने। ये सरकार जो है बहुत बुरी स्थिति में है दीपक जी, और ये अब कम नहीं होंगी दिक्कतें। जी जी नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैं आऊँगा और भी सवाल आपसे पूछने हैं। मैं एक थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ स्वामी जी। 9 जून 2024 से 9 जून 2025, आज साल भर मोदी जी को हो गया। पूरी पार्टी डंका पीट रही है और जो अभी श्रवण जी ने कहा कि भाई चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, सब कह रहे हैं कि अब मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये कमाल आपको अर्थव्यवस्था में दिखता है या आपको लगता है कि साल भर में रुपया कमजोर हुआ है, हमारे एक्सपोर्ट्स कमजोर हुए हैं, हम चाइना पे ज्यादा निर्भर हुए हैं और बेरोजगारी जो है वह हद से ज्यादा बढ़ गई। साल भर में आप मोदी को कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को संभाला है या आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बदतर है? दीपक जी, अगर रुपये के कमजोर होने की वजह से वास्तविकता में फायदा होना चाहिए एक्सपोर्ट, लेकिन रुपया कमजोर हुआ है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ गया है, जबकि इंपोर्ट कम होना चाहिए। जब रुपया कमजोर हो तो इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। दोनों फिनोमेना कंट्राडिक्टरी हैं। इसका मतलब क्या? अच्छा, दूसरा बिल्कुल मोटा मोटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में लोन कितना था और आपकी जीडीपी की एवरेज ग्रोथ रेट क्या थी, और मोदी जी के जमाने में क्या ग्रोथ रेट है और इस साल आपकी ग्रोथ रेट क्या है? भाई, आपके लोन बढ़ रहे हैं और जीडीपी और आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो लोन को कैसे सर्विस करेंगे? कोई आदमी ये बता दे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे ऊपर, पूरे देश पर कर्जा बढ़ रहा है और आमदनी नहीं बढ़ रही, कर्जा बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है। देखिए, आमदनी का मतलब क्या, इंडिकेटर क्या है? आमदनी का इंडिकेटर जीडीपी है।
और आपके लोन जो हैं वो आपको पता है कि जो आपके पहले लोन थे उससे 4 गुने ज्यादा हो गए। भाई आप भी अगर एक फैक्ट्री में लगाएं और उसमें लोन ले लें बैंक का जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का आपको पेमेंट करना पड़े और आपके चैनल की इनकम उतनी ही रहे जितनी पहले थी, तो परेशानी तो आएगी। पहले तो जी। डेट नहीं था, आपको सर्विस नहीं करना था, तो वैसी स्थिति में जो आपकी इनकम थी आप आराम से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन आप 5 करोड़ का लोन ले लें, इनकम वैसी की वैसी रहे, तो कैसे सर्विस करेंगे? तो ये जो एक जिसे कहते हैं डेट ट्रैप, वो डेट ट्रैप में श्रीलंका भी पड़ा था, वो आयरलैंड भी पड़ा था, वो बाकी देश भी पड़े थे। तो अगर आपकी जीडीपी 12% की हो जाती, 14% की हो जाती, तब तो इस लोन को सर्विस आप कर क्या रहे हैं? वास्तविकता में नए लोन ले रहे हैं पुराने लोन को वापस करने के लिए। और आप किसी ये एग्जामिन कर, यही नीरव मोदी ने किया था, यही ललित मोदी ने किया था, यही सब लोग जितने भी बैंक से फ्रॉड होते हैं उसमें होता क्या है कि बैंक से लोन लेते हैं, जब उसको रिपे नहीं कर पाते तो नया लोन ले लेते हैं, उसी नए लोन से पुराना लोन वापस कर देते हैं और डिफॉल्टर होने से बच जाते हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपति भी करते हैं। और यही स्थिति गंभीर है अर्थव्यवस्था की। देखिए, केवल अर्थव्यवस्था की दीपक जी गंभीर नहीं है, वास्तविक देखिए आपकी किसी भी देश के अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर अगर आप स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, सोशल ट्रैंक्विलिटी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके परिवार में झगड़े ना हो, क्योंकि परिवार में झगड़े होंगे कोई पैसा नहीं लगाएगा। अगर आपकी दुकान के अंदर 6 भाई आपस में लड़ते रहे हर समय, तो आपकी दुकान में ग्राहक कौन आएगा? एफडीआई आपका क्यों कम हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग ए मैसेज। मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से, कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा था, अचानक आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपकी निकम्मेपन की वजह से वहां 26 लोगों की शहादत हो गई और कश्मीर चौपट हो गया। आपके उत्तराखंड के अंदर एक मुसलमान लड़का एक लड़की से करता है तो सारे बाजार को ठप कर दिया, टूरिज्म को ठप कर दिया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सोशल ट्रैंक्विलिटी को जो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल ट्रैंक्विलिटी, ये कोरिलेटेड है। जी, मैं आ रहा हूँ और भी पूछूंगा सवाल। मैं इधर श्रवण जी के पास जा रहा हूँ। श्रवण जी, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी अगर आज चुनाव लड़ें तो उनको 200 सीट भी नहीं मिलेंगी, यानी 240 पर मोदी जी खड़े थे, आप उनको बता रहे हैं कि अब वो 200 पे भी नहीं खड़े। क्या आपको लगता है कि ये आखिरी इनिंग्स हैं और मोदी जी हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं? आरएसएस भी उनसे नाराज है, इसीलिए बीजेपी का अध्यक्ष जो है बनने में हमको बीजेपी को बहुत समय लग रहा है। हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो तेवर हैं तीखे होते जा रहे हैं, बल्कि विपक्ष की मदद लेनी पड़ गई फॉरेन पॉलिसी में मोदी जी को। क्या मोदी अपने सर्वाइवल की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? और जो मजबूत मोदी बीजेपी बताती थी 56 इंच वाला, वो अब मोदी बहुत कमजोर है, अपने सबसे मुश्किल सफर में है, उनका जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी क्राइसिस का मोदी सामना कर रहे हैं अपने करियर में। देखिए, सवाल मोदी जी का नहीं है। मोदी जी, आप अगर उनकी उम्र 75 साल के हो जाएंगे इस सितंबर में, अब वो 75 के होकर अगर वो रिटायरमेंट ले लें, जैसा वो खुद कह रहे हैं दूसरों को उन्होंने रिटायर किया है, तो उसके बाद देश का क्या करेंगे वो हमको नहीं पता, क्योंकि वो सत्ता से छोड़ नहीं सकते, सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल ये है कि ये जो पार्टी है 18 करोड़ की या 20 करोड़ की, ये कगार पर पहुंच गई है। आरएसएस की चिंता जो हम समझ रहे हैं, हमारा कोई सूत्र तो है नहीं आरएसएस में या नागपुर में कि जो बता रहा हो, या भागवत साहब से ने कुछ कहा हो। हम जो कह रहे हैं, सोच के जो समझ में आता है, आरएसएस की चिंता ये है कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई 2029 में, जैसा उसको लग रहा है, तो सबसे पहला सफाया आरएसएस का होगा देश में। मतलब गाज जो गिरेगी आरएसएस पे गिरेगी, ऐसा है। तो इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, वो ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी ने कब्जा कर लिया है।
यूनिवर्सिटीज हों, ऑफिसेस हों, तमाम जगह पर आरएसएस ने कब्जा। तो डरी हुई आरएसएस है, बीजेपी नहीं है। श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं कि अगर 2029 में जैसा लग रहा है, आशंका दिख रही है कि मोदी और कमजोर होते चले जा रहे हैं, उसी के साथ पार्टी कमजोर हो रही है, सत्ता भी हाथ से कहीं ना कहीं निकल सकती है 2029 में। और सत्ता अगर निकली, मोदी लौटते नहीं है, तो सबसे ज्यादा गाज गिरेगी आरएसएस पर। आरएसएस पर सबसे ज्यादा गाज गिरेगी, ये श्रवण गर्ग का कहना है। स्वामी साहब ये बताइए कि ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस जिस तर्ज पे बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही, क्या देश के लिए, मोदी की बात नहीं, देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, उसके पास रोजगार नहीं है और उनकी गिनती बढ़ रही है? नहीं, रोजगार तो आज भी नहीं है, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है, नौकरी सरकारी मिल ही नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर में शोषण हो रहा है, सेना में नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, असली मुद्दा यह है कि ये तो देश की सबसे बड़ी समस्या है। वास्तविकता में एक अध्यापक को इसकी सबसे बड़ी चिंता है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिजास्टर बन रहा है, देश के लिए भयावह स्थिति पैदा हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम नहीं होता है, नकल हो जाती है, हर सीपीएमटी के और सारे एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं। नौकरी लोगों को मिलने की समस्या है, न केवल बच्चों की समस्या है, उनके माता पिता की भी समस्या है कि बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या का वोटिंग पे इम्पैक्ट तो तब पड़ेगा ना जबकि 5 बजे के बाद रात के 2 बजे तक अगर 10% वोट बढ़ जाएंगे और जहां पे पिछले इलेक्शन के अंदर बीजेपी को नहीं वोट मिले, वहां पे वोट अचानक बढ़ जाएंगे और बैटरी 100% फुल मिलेंगी, तो उसके बाद ये जो भावनाएं हैं, देखिए मैं जानता हूं, हरियाणा में बैठा हुआ हूं, महाराष्ट्र के अंदर जो मुझे खबरें हैं, इलेक्शन वोटिंग और जनता के प्रेफरेंस पे नहीं इलेक्शन जीता गया है। ये इलेक्शन जीता गया है केवल चुनाव आयोग के। लेकिन अगर राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है, अगर इसको एंड पॉइंट तक पहुंचा दें और जनता के अंदर आज जो उद्विग्नता है सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, ये जिस प्रकार से सारे जगहों पर हेरा फेरी हो रही है, अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी असर नहीं पड़ेगा, किसी चीज का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वोट, हमारे वोट पे तो चुनाव जीते हारे नहीं जा रहे हैं। एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है प्रोफेसर अक्खल स्वामी का। इनका कहना है कि जैसे बेरोजगारी है, बढ़ती जा रही है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के चुनाव में, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व, उसमें ट्रांसलेट नहीं होती। बेरोजगार का जो रोष है, क्या वो मशीनों में जा रहा है, नहीं जा रहा है? इस पर इन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक ये जो मशीनें जिस तरह से मैनेज होंगी, जिस तरह से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम के नाम गायब हो गए, या जिस तरह से फर्जी नाम ऐड किए गए, जिस तरह की धांधलियां हैं, और खासकर 5 बजे के बाद जो परसेंटेज ऑफ वोट पड़ जाता है, जो राहुल गांधी ने फोकस किया है, या विपक्ष का कहना है, ये जो चुनाव को लेके जो मैनिपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं इस सरकार को हर बार जीवन दान दे रहे हैं, लाइफ लाइन दे रहे हैं। अदरवाइज बेरोजगारी, गरीबी और तमाम सामाजिक जो एक तरह से आप कह सकते हैं अन्याय है, वो ट्रांसलेट जरूर होता। लास्ट क्वेश्चन श्रवण जी, क्या आपको लगता है कि अगर हम 2014 के मोदी को देखें और 2025 के मोदी को देखें, तो अगला जो सफर है, मैं बात कर रहा हूं 2026, 27, 28, क्या ये एक आग का दरिया है मोदी के लिए? 2014 का अगर आप कभी, अब वो तो लेट हो गए आप, नहीं तो मैं आपसे कहता कि राष्ट्रपति भवन के परिसर में उन्होंने शपथ ली थी मोदी जी ने, तो उनकी बगल में सार्क देशों के शासनाध्यक्ष खड़े हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ भी थे, और आपके पड़ोस के सारे देशों के प्रमुख थे। केवल ये कल्पना कर लीजिए कि 2029 में कभी वो शपथ लेंगे, तो अगर आज शपथ ले लें फिर से, तो उनके साथ किस देश का शासनाध्यक्ष खड़ा होगा? आपके संबंध न पाकिस्तान से, न श्रीलंका से, न नेपाल से, न मालदीव से, न बर्मा से, न बांग्लादेश से। आपकी उपलब्धि ये है सरकार की कि 1971 में जिस पाकिस्तान को तोड़कर इंदिरा गांधी ने दुनिया को एक डेमोक्रेटिक बांग्लादेश दिया था, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में
वो बांग्लादेश समाप्त होकर फिर से पाकिस्तान बन गया। ओहो। और हमारे लिए संकट अब केवल वेस्टर्न बॉर्डर्स नहीं है, अब ईस्टर्न बॉर्डर्स भी है। और वो चाइना से बात कर रहा है, चाइना कह रहा है और बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को भारत से काट दिया जाना चाहिए। मणिपुर आपके देश का प्रधानमंत्री जाता नहीं है। आप दुनिया का कोई शासनाध्यक्ष देखें कि कहीं उनके देश में इतने समय से इस तरह की घटना हो रही हो, वो नहीं जाएगा क्या? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए, गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री वो रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करके आ गए, पहलगाम नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री एक अपनी दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने अपने घर में एक चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें हिरण भी हैं, मोर भी हैं, शेर भी हैं, सब हैं। उनको गोद में लेके घूमते हैं वो। तो इसलिए ये जो उनका मंत्रिमंडल है, ये भी एक तरह का चिड़ियाघर है। कोई कुछ बोलता नहीं है, आवाज ही नहीं करती है। और आप देखना कि जब सत्ता से जाएंगे बाहर, जब भी जाएगी बीजेपी, अरे कभी तो जाएगी ना, 5 साल 10 साल 15 साल बाद तो जाएगी जी। तब ये लोग बीजेपी वाले क्या कहते हैं वो आप देखना, रिकॉर्ड करना। हम तो रहेंगे नहीं तब तक। ये जो सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है देश को, मैं इकोनॉमी का भी नहीं मानता हूं। इकोनॉमी तो फिर से वो कर सकती है, जंप कर सकती है। चीन के साथ आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है, $100 बिलियन का। आप वहां से $114 अरब का इंपोर्ट करते हैं, आपने जो पिछले साल किया, और आपका एक्सपोर्ट चीन को $14 अरब का है। चीन ने पेशकश क्या की थी कि आप हमसे व्यापार बढ़ाइए, हम आपका ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं। आप अमेरिका से डरे हुए थे। तो मैं व्यापार की चिंता नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। वो एक अच्छा मनमोहन सिंह आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। हमको चिंता ये है कि डेमोक्रेसी की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी जब नहीं है या कमजोर होगी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता रहेगा और सरकार ये भी कहती रहेगी 25 करोड़ लोगों को हम पॉवर्टी के ऊपर ले आए। तो भाई 25 करोड़ को ले आए तो 80 करोड़ में से माइनस करो। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए आपने हर महिला को लाडकी बहना का बेनिफिट दे दिया। चुनाव जीत से लाखों फर्जी निकल आए आपके लिए, उनको कम कर दिया। और आपने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है मंथली बढ़ाने के लिए। आप संविदा नियुक्ति कर रहे हैं, टेम्पररी भर्ती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक एक्सपोजर हुआ अभी कि 50,000 लोग, उनकी तनख्वाह निकल रही थी, वो नौकरी में ही नहीं थे। 200 करोड़ रुपए का घोटाला। वो अचानक, मतलब वो पैसा कौन ले रहा था और वो 50,000 लोग कौन थे पता ही नहीं। ये सब चीजें जब निकलेगी, जनता के सामने आएगी, तब हमको अपने देश की असली आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। जी। अभी तो सब जिसको कहते हैं फुगावा है, इन्फ्लेटेड। 56 इंच भी इन्फ्लेटेड है और इकोनॉमी भी इन्फ्लेटेड है। जी। बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने कही कि उनका सब कुछ जो है वो इन्फ्लेटेड है, कहीं ना कहीं पंप करके उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है। चाहे वो 56 इंच की छाती हो, चाहे देश की इकोनॉमी हो, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर में जो सरकार काम कर रही, उसके जो दावे हैं, सारे दावे खोखले हैं। और सबसे बड़ी बात जो श्रवण गर्ग साहब ने कही वो ये कि मोदी एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि जहां 2029 के बाद कम से कम श्रवण गर्ग को आज की तारीख में मोदी खड़े नहीं दिखते। उनका ये कहना है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी 240 की जगह 200 के नीचे जा सकते हैं। उधर
अखिल स्वामी साहब का कहना है कि संकट है, निर्यात के संकट हैं, आयात बढ़ता जा रहा है उसका भी संकट है, बेरोजगारी का है, रुपए का है, सब कुछ है। लेकिन अगर इलेक्शन में ये जो समस्याएं हैं ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं, तो फिर इन समस्याओं का भी मतलब नहीं। बहरहाल 9 जून 2024 और 9 जून 2025, एक साल में कितना पानी बहा है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने कहा था कि आगे का सफर आग का दरिया है और मोदी जी को डूब के ही जाना होगा। अब डूब के फिर उभरते हैं या डूब जाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। स्वामी साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ग साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।